नमस्ते। कहते हैं कि बदला एक ऐसा अंधेरा रास्ता है जिस पर अगर एक बार कदम रख दिया तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की पढ़ते खोलते हैं जहां अपमान की एक छोटी सी चिंगारी ने एक ऐसे खौफनाक सिलसिले को जन्म दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। ये लाइन आने वाले खौफ के लिए एक तरह से मंच तैयार करती है, क्योंकि इस कहानी में डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसा शिकारी है जो अंधेरे में चुपचाप अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी के पहले मंजर में चलते हैं। सोचिए, अमावस्या की रात है, इतनी काली कि जैसे आसमान को किसी ने स्याही से पोत दिया हो। रोहित नाम का एक लड़का अपनी बाइक से घर लौट रहा है कि तभी अचानक एक सुनसान सड़क पर उसकी बाइक खांसकर बंद पड़ जाती है। किक मारने की आवाज उस खामोशी को चीर रही है, पर बाइक है कि टस से मस नहीं हो रही। और ये सड़क, ये आज कुछ ज्यादा ही वीरान लग रही है। घबराहट में रोहित अपनी बाइक के साइड मिरर में देखता है और एक सर्द लहर उसके रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। ठीक उसके पीछे एक काला साया खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, पुतलियां गायब, चेहरा ऐसा मानो किसी ने सारे नक्श मिटा दिए हों। इससे पहले कि रोहित चीख पाता, एक बर्फीला ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ टिकता है। और यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है जिसके तार कहीं और बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? ये खौफनाक साया रोहित के पीछे क्यों पड़ा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा, एक ऐसी घटना पर जिसने बदले की इस भयानक आग को भड़काया था। देखिए, कहानी के दो सिरे हैं, रोहित और जतिन। एक तरफ है रोहित, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जिसे अपने पैसों और ताकत पर बेइंतहा घमंड है। और दूसरी तरफ है जतिन, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब रोहित के तानों और मजाक के नीचे अंदर ही अंदर घुट रहा था। दोनों के बीच की यही खाई इस पूरी कहानी की नींव है। एक दिन कॉलेज कैंटीन में दोस्तों के बीच शुरू हुआ एक मामूली मजाक एक बहुत ही भद्दी लड़ाई में बदल जाता है, और रोहित सबके सामने जतिन को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये शब्द, अपनी औकात में रहाकर भिखारी कहीं का, जतिन के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाते हैं। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक ऐसा अपमान था जिसे वो कभी नहीं भुला सकता था। अपमान और गुस्से की आग में जलता हुआ जतिन जब अकेला बैठा होता है, ठीक तभी उसके फोन पर एक ऐसा मैसेज आता है जो उसे बदला लेने का एक आसान लेकिन बेहद खौफनाक रास्ता दिखाता है। एक अनजान नंबर से आया ये मैसेज बिल्कुल सीधा और लुभावना था। एक ऐसा वादा जो काले जादू की मदद से उसके हर जख्म पर मरहम लगाने की बात कर रहा था। जतिन ने पहले तो इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग थी वो बुझी नहीं थी। वो तो बस एक मौके का इंतजार कर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका जतिन को डर था। अगले दिन किसी ने उनकी लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। अब उसका अपमान सिर्फ कुछ दोस्तों तक सीमित नहीं था, वो वायरल हो चुका था। शर्म और गुस्से की इसी आग में जलते हुए जतिन ने वो फैसला कर लिया। उसने रोहित की फोटो निकाली और उस अनजान नंबर पर भेज दी। फोटो भेजते ही कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से लौटना नामुमकिन था। काले जादू का असर दिखना शुरू हो जाता है, और ये जतिन की कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। 2 दिन बाद जब जतिन कॉलेज में रोहित से मिलता है तो उसे पता चलता है कि रोहित के पिता के चलते चलाते बिजनेस में अचानक भारी नुकसान हो रहा है। खुद रोहित भी 2 रातों से सो नहीं पाया है और किसी अजीब सी बेचैनी में है। जतिन को यह सुनकर एक पल के लिए अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर खुद को तसल्ली दे दी। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं था। उसी रात उसी अनजान नंबर से जतिन को एक और मैसेज आता है, और साथ में एक वीडियो भी। वीडियो में रोहित अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। मैसेज साफ था, पहला चरण शुरू हो चुका है। अब वो सिर्फ एक तमाशा देखने वाला नहीं रह सकता था, उसे खुद इस खेल में उतरना था। मैसेज में उसे एक डरावना काम करने को कहा गया। एक अनुष्ठान, रात ठीक 12 बजे। रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटना था, उसका नाम 3 बार लेना था और एक श्राप बोलना था, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगतेगा। और फिर उसे एक नारियल और दिए के साथ पास के चौराहे पर रखाना था। कांपते हाथों से और धड़कते दिल के साथ जतिन ने वो सब कुछ किया जो उसे कहा गया था। उस रात के बाद रोहित की दुनिया ही बदल गई। उसे हर पल लगता कि कोई उसे देख रहा है। आईने में उसे वही काला साया नजर आने लगा। आधी रात में कोई फुसफुसाकर उसका नाम पुकारता। उसे महसूस होता कि बिस्तर के नीचे कोई है,
या बाइक चलाते हुए उसके ठीक पीछे कोई बैठा है। वो धीरे धीरे सचमुच पागलपन की ओर बढ़ रहा था। जो खेल जतिन ने शुरू किया था वो अब अपने आखिरी और सबसे भयानक अंजाम तक पहुंच रहा था। एक ऐसा अंजाम जहां से अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जतिन को आखिरी मैसेज मिलता है। उसे बताया जाता है कि रोहित की आत्मा पूरी तरह टूट चुकी है, वो कमजोर है और इस खेल को खत्म करने के लिए उसे बस एक आखिरी शब्द भेजना है, समाप्त। ये शब्द पढ़ते ही जतिन का खून सर्द पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है। पछतावे में जतिन कांपते हाथों से मत करो लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके कुछ भी भेजने से पहले उसके फोन पर एक लाइव वीडियो खुद ब खुद प्ले हो जाता है। वीडियो में रोहित अपने घर की छत पर खड़ा था। छत पर रोहित अकेला नहीं था, उसके ठीक पीछे वही काला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहा था और उसके मुंह से निकल रही थी एक ऐसी धुन जो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। एक भयानक गुनगुनाहट जिसने जतिन का खून जमा दिया। और फिर वो शब्द, बार बार एक ही गूंज, खेल खत्म, खेल खत्म। साए की भयानक हंसी और ये शब्द रोहित को मौत के और करीब धकेल रहे थे। और जतिन बेबसी से ये सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। उस साए के खौफ से बचने की आखिरी कोशिश में डरा हुआ रोहित पीछे हटता जाता है और आखिर में छत से छलांग लगा देता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जतिन ने अपनी आंखों से अपने दोस्त की मौत का ये लाइव मंजर देखा था। खेल खत्म हो गया था। रोहित की मौत के बाद जतिन गहरे सदमे में था। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिया। जतिन को लगा कि यह खूनी खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था। हफ्तों बाद एक रात जब जतिन अपने अंधेरे कमरे में गुमसुम बैठा था, तभी उसके फोन की स्क्रीन जिंदा हो उठती है। स्क्रीन पर वही नंबर था। एक नया मैसेज आता है, सौदा पूरा हुआ। जतिन का दिल किसी हथौड़े की तरह बजने लगता है। और फिर जो अगला मैसेज आता है वो जतिन की रूह कंपा देता है, अब अगला नाम भेजो। जतिन को एहसास होता है कि यह खेल एक बार का नहीं था, वो इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। तभी कमरे में वही डरावनी आवाज गूंजती है। इस बार साया उसे एक आखिरी और सबसे भयानक विकल्प देता है। वो कहता है, या तो अगला नाम दे या फिर मैं तेरा नाम ले लूंगा। जतिन ने बदला लेने के लिए जो खेल शुरू किया था, अब वो खुद उसका अगला शिकार था। और ये कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब बदला लेने वाला खुद बदले का शिकार बन जाए तो क्या कोई वाकई जीतता है?